हम लोग लास्ट क्लास में जब पढ़ रहे थे तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा था? रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन पढ़ा रहा था। रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है? इसमें तीन पार्ट थे, मैंने आपको बोला। एक पार्ट तो था कॉमन सेंस रूल, एक पार्ट तो था कॉमन सेंस रूल। कॉमन सेंस रूल बोला कि अगर आपको लॉ में कोई वर्ड लग रहा है कि बिल्कुल अननेसेसरी है, बिल्कुल बेकार है, तो लॉ में जो वर्ड आपको अननेसेसरी लग रहा है, बिल्कुल बेकार लग रहा है, वो वर्ड आप लॉ के अंदर से क्या कर सकते हो? एलिमिनेट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। आया? उसके बाद मैंने अगला पॉइंट आपको क्या बताया? अगला पॉइंट मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड एंड और। मैंने आपको क्या बताया? कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड एंड और। अब उसमें मैंने क्या बोला? एंड तो कंजंक्टिव है। एंड तो क्या है बेटा? कंजंक्टिव है। अगर दो कंडीशंस लिखी हुई है तो एंड उन दो कंडीशंस को क्या करता है? आपस में जोड़ता है। एंड उन दो कंडीशंस को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। एंड उन दो कंडीशंस को आपस में कनेक्ट करता है। और क्या है? डिसजंक्टिव है। और दो कंडीशंस को आपस में सेपरेट करता है। अगर दो कंडीशंस के बीच में और लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों कंडीशन पूरी नहीं करनी, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी करनी। लेकिन कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा हो सकता है कि हम उनका वाइस वर्सा इंटरप्रिटेशन करें, एंड को और मान लें और को एंड मान लें। ये हमने लास्ट क्लास तक पढ़ा था। डन है? अब सर अगला पॉइंट आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड मे एंड शेल। अगला पॉइंट क्या आता है बेटा? कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड मे एंड शेल। पहले देखो मे और शेल में फर्क समझो। सर अगर किसी प्रोविजन में वर्ड मे लिखा है तो वर्ड मे का मतलब होता है कि ये डिस्क्रिशनरी प्रोविजन है। डिस्क्रिशनरी माने ऑप्शनल। तो बेटा ये जो डिस्क्रिशनरी प्रोविजंस होते हैं इनकी 100% कंप्लायंस नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? सब्सटेंटिव कंप्लायंस हो जाए। सब्सटेंटिव मतलब मैक्सिमम केसेस में कंप्लाई हो जाए तो चलेगा, बट कभी कभी नहीं भी कंप्लाई हो तो भी चलेगा। बोले ऑप्शनल है। कभी आपको जिन प्रोविजंस में मे लिखा है और आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे तो नहीं करना मे वाले प्रोविजन से कंप्लाई, तो फिर आप मे वाले प्रोविजन से कंप्लाई ना भी करो तो भी चल जाएगा। तो आपसे कोई पूछे मे का क्या इफेक्ट होता है, तो बोले मे एक डिस्क्रिशनरी प्रोविजन है। मे वाले प्रोविजन से हर केस में कंप्लायंस करना जरूरी नहीं होता। आपने मे वाले प्रोविजन से कंप्लायंस किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। बोले आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। बोले मे वाले प्रोविजन से मैंडेटरी कंप्लायंस रिक्वायर्ड नहीं होगी। बोलो आया? सब्सटेंटिव कंप्लायंस काफी है। और इन्होंने बोला अगर किसी प्रोविजन में मे लिखा है और आपने उस प्रोविजन से बिना कंप्लाई किए कोई एक्ट कर दी तो वो ट्रांजैक्शन वैलिड रहेगा, वॉइड नहीं बनेगा, प्लस मे वाले ट्रांजैक्शन से नॉन कंप्लायंस करने पे आपको कोई पेनल्टी या पनिशमेंट नहीं मिलेगी। बोलो आया? मतलब मे वाले प्रोविजन डिस्क्रिशनरी है, ऑप्शनल है, इनसे सब्सटेंटिव कंप्लायंस सफिशिएंट है, 100% कंप्लायंस जरूरी नहीं है। मे वाले प्रोविजन से अगर कंप्लायंस करे बिना कोई ट्रांजैक्शन किया तो ट्रांजैक्शन वैलिड है, कोई पेनल्टी पनिशमेंट नहीं मिलेगा। बोलो आया? अब बात करते हैं शेल की। लॉ बोला अगर किसी प्रोविजन में शेल लिखा है, शेल या मस्ट। अगर किसी प्रोविजन में शेल या मस्ट लिखा है तो लॉ बोला जिस प्रोविजन में शेल लिखा है या जिस प्रोविजन में मस्ट लिखा है वो मैंडेटरी प्रोविजन है, कंपलसरी प्रोविजन है। उस प्रोविजन से आपको कंप्लायंस करना ही करना है। अगर आपने मैंडेटरी प्रोविजन से कंप्लायंस नहीं किया और बिना उससे कंप्लायंस किए कोई एक्ट या ट्रांजैक्शन कर लिया तो एक तो वो ट्रांजैक्शन वॉइड होगा, इनलीगल होगा, इनवैलिड होगा, प्लस शेल वाले प्रोविजन से कंप्लाई नहीं करने पे आपको पेनल्टी भी लगेगी। बोलिए आया? हाँ भाई सुमित खड़े हो जाओ, बताओ मे का क्या मतलब समझे? मे डिस्क्रिशनरी है। और बोलो मे डिस्क्रिशनरी है, 100% कंप्लायंस नहीं होगा, सब्सटेंशियल कंप्लायंस काफी है, नॉन कंप्लायंस किया तो भी ट्रांजैक्शन वैलिड होगा, पेनल्टी पनिशमेंट नहीं मिलेगा। शेल वाला प्रोविजन मैंडेटरी है, 100% कंप्लायंस चाहिए, कंप्लाई नहीं किया तो पेनल्टी भी लगेगी और ट्रांजैक्शन वॉइड भी होगा। तो एग्जाम में मे और शेल का डिफरेंस पूछता है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैंने इसको डिफरेंस फॉर्म में लिखाया हुआ है। बोलो आया क्या? वेरी गुड सुमित, सबको क्लियर है? चलो देखो पढ़ो बेटा, अब क्या लिखा हुआ है? मे हैज अ डायरेक्टरी फोर्स, a substantive compliance of
directory provision is sufficient. A non-compliance of directory provision can be condoned. Condone मतलब माफी मिल जाएगी, punishment, and no punishment is levied. और कोई punishment levy किया, non-compliance of directory provision shall not invalidate the acts done. आगे बढ़ो. Shall as a mandatory force, a strict compliance of mandatory provision is required. A non-compliance of mandatory provision cannot be condoned. कोई माफी नहीं मिलेगी and punishment is levied. Non-compliance of mandatory provision shall make the acts invalid. बोलो आया क्या? shall और में फर्क क्लियर है? अब और रूल पे क्या बोलते हैं? पहले मे की बात करेंगे, फिर शैल की बात करेंगे. पहले मे की बात करेंगे, फिर शैल की. अब मैं आ रहा हूं रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन पे. अब मैं किस पे आ रहा हूं बेटा? अब मैं आ रहा हूं रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन पे. सर रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन ये बोलता है, रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन ये बोलता है कि जो मे है उसका डिस्क्रिशनरी फोर्स है, डायरेक्टरी फोर्स है. जिन प्रोविजंस में मे लिखा है उनसे मैंडेटरी कंप्लायंस जरूरी नहीं है. लेकिन लॉ बोला कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा होगा. लॉ बोला कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा होगा कि मे को शैल मान लिया जाएगा. बोले कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा होगा कि मे को शैल मान लिया जाएगा और मे को मैंडेटरी फोर्स दिया जाएगा. अब ऐसे कौन से केसेस होंगे वही हमें पढ़ने हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड में द टर्म में हैज अ directory. The word may has a directory force. In following cases may will be mandatory force. लेकिन इन cases में मे को क्या देना है? Mandatory force. That is may will be treated as shall. हो गया ना opposite interpretation की. मे को आप क्या मान रहे हो? Shall. सर लेकिन ये exception cases में ही होगा. केस में होगा बेटा? Exception cases में ही होगा. कब मे को shall मानेंगे? सर पहला इन्होंने बोला कि अगर आपको कोई पावर दी गई है, क्या दी गई है? बट एट द सेम टाइम ड्यूटी भी दी गई है. एट द सेम टाइम तो बोले अगर कोई प्रोविजन में पावर प्लस ड्यूटी साथ में है, पावर प्लस ड्यूटी, तो मेरे को हमेशा शैल मानेंगे. मेरे को हमेशा लाइक एनसीएलटी की एक पावर है. एनसीएलटी में पास एक्चुअल प्रोविजन नहीं है, पढ़ लो, अच्छा लिखा हुआ है. एनसीएलटी में पास such orders as it may deem fit to protect investors. बोले एनसीएलटी की पावर है कि वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. लेकिन बेटा ये तो पावर तो क्या हो गई? ऑर्डर पास करने की हो गई ना पावर. लेकिन बेटा पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना तो एनसीएलटी की क्या है? ड्यूटी है. अब इस प्रोविजन में तो मे लिखा है. मे का मतलब तो ये है कि एनसीएलटी का मन होगा तो ऑर्डर पास करेगी, नहीं मन होगा तो नहीं करेगी. लेकिन लॉ बोला अगर एनसीएलटी ने ऑर्डर ही नहीं पास किया तो फिर पब्लिक का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट होगा? एनसीएलटी की तो ड्यूटी है कि वो जाके पब्लिक का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे. तो बोले जहां पावर प्लस ड्यूटी साथ में होती है, जहां पावर प्लस ड्यूटी साथ में होती है, वहां पे हमेशा क्या करना है? वहां पे हमेशा मे को शैल मानना है और उसे मैंडेटरी फोर्स देना है. तो बोले वेयर डिस्क्रिशन मतलब पावर इज कपल्ड यानी अटैच्ड विद ड्यूटी. दैट इज वेयर पावर इज अटैच्ड टू ड्यूटी. वहां पे मे को हमेशा क्या मानना है? शैल. बोलो आया? इजी पॉइंट. सब अब तो सारे इजी हैं. मेन पहला पॉइंट ही समझना चैलेंज था. अब दूसरा पॉइंट तो बोल रहा है कि कहीं भी अगर आपको ऐसा लगे कि मे को शैल मानने से, मे को जनरल केसेस हैं ये, इनके कोई एक्चुअल एग्जांपल नहीं है. बोले जज को पावर है, कहीं पे भी अगर जज को लगता है कि मे को शैल मानने से मिसचीफ रुक जाएगी और रेमेडी एडवांस हो जाएगी तो आप मे को शैल मान सकते हो. फिर अगेन जनरल केस है. नहीं ये वाला जनरल केस नहीं समझाऊंगा. सर कई बार
वर्ड में यूज किया जाता है सामने वाले को। कई बार बेटा वर्ड में यूज किया जाता है सामने वाले को इज्जत देने के लिए, सिर्फ कर्टसी के लिए। कर्टसी समझते हो, पोलाइटनेस के लिए। एक बात बताओ, आप मेरे से पूछ के बाहर पानी पीने गए, पी के आ गए, तो भी क्लास में आने से पहले मे आई कम इन पूछते हो। तो ऐसे तो मैं चाहूं तो मना कर दूं, जा मता। बट सर आपकी गलती क्या है, आप मेरे से पूछ के पानी पीने गए थे, फिर आप एंट्री जब क्लास में ले रहे हो तो मे आई कम इन सिर्फ क्यों पूछ रहे हो? मुझे कर्टसी शो करने के लिए, रिस्पेक्ट शो करने के लिए। स्कूल्स में ऐसा होता था, अब तो खैर क्या ही है, अब तो अपनी मर्जी से घूमते रहते हैं। नारायण से पूछिए, 1 घंटे में 6 बार वॉशरूम जाता है, ठीक है, मशीन लगाइए भाई। चलो तो देखो, सुनो मेरी बात, अभी भी पानी पी रहा था आधी घंटा से, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये लिटरली क्या करते हैं, बॉटल खोल के बैठा रहता है। मैंने जैसे टॉपिक बढ़ाया सिर्फ, फिर ढक्कन भी हाफ ही बंद करेगा, रेडी रहता है, ठीक है। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा सर, चलो ना, मैं पी के ट्राई करना चाहता हूँ। मनांशु एक घूट लेके देखना क्या है। अरे जाओ तो सही। अरे मनांशु क्या हो गया तेरे को, एक घूट पी के तो इसकी बोतल में क्या है? बोले नहीं सर, मेरे में हिम्मत नहीं है सर। चलो तो खैर इधर सुनना सर, आज क्या होता है, कई बार किसी के अगेंस्ट जब आप मे वर्ड यूज करते हो तो सिर्फ उसको रिस्पेक्ट शो करने के लिए यूज करते हो। एक्चुअल में आपका इंटेंशन शेल का ही है, मैं अंदर आऊंगा, तुझे आने देना पड़ेगा, मैं तो इज्जत देने के लिए मैं बोल रहा था। समझ गए क्या? समझ गए क्या? नहीं आया समझ में? अरे आया, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? ठीक है, अब मैं इसका एक आपको एग्जांपल देता हूं, एक्चुअल एग्जांपल। सर अगर आप हाई कोर्ट के डिसीजन से नहीं सेटिस्फाइड होते हो तो इंडियन पिनल कोड बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट को अपील हो सकती है विदिन 60 डेज। फिर लाइन ऐसे लिखिए, सुप्रीम कोर्ट मे एक्सेप्ट अपील इफ इट इज फाइल्ड विदिन 60 डेज। मतलब अगर अपील 60 डेज में आई तो सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। मे लिखा है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को इज्जत शो करने के लिए, क्योंकि वो हमारी कंट्री की सबसे हाईएस्ट कोर्ट है। सर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने 60 डेज में अपील करी तो सुप्रीम कोर्ट को अपील एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। तो एक्चुअल में लॉ मेकर का इंटेंशन है सुप्रीम कोर्ट शैल एक्सेप्ट अपील इफ इट इज फाइल्ड विद इन 30 डेज। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देते हुए हम अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो हमारी कंट्री की एपेक्स कोर्ट है। तो उसको कर्टसी शो करने के लिए, इज्जत शो करने के लिए हमने सिर्फ वर्ड क्या यूज किया? मे, कि उसको खुश रखे। देख तेरा मन तो कर लेना, नहीं मन तो मत करना, बट एक्चुअल में उसको करनी पड़ेगी। तो बोल रहा है वेयर मे हैज बीन यूज्ड एज अ मैटर ऑफ प्योर, प्योर यानी सिर्फ, कन्वेंशनल यानी ट्रेडिशनली ये वर्ड यूज किया जा रहा है। क्यों यूज किया जा रहा है? एज अ मैटर ऑफ प्योर कन्वेंशनल कर्टेसी, कर्टेसी का मतलब पोलाइटनेस। बोलिए आया? और लास्ट पॉइंट अगेन जनरल है, अगर आपको लगता है कि मे वर्ड यूज किया गया है लेकिन मे वर्ड यूज करने से लॉ बनाने का जो पर्पस है वो डिफीट हो रहा है, तो लॉ के पर्पस को डिफीट होने से रोकने के लिए आप मे को शैल कर सकते हो। अगेन जनरल पॉइंट, वेयर गिविंग डायरेक्टिव फोर्स टू मे शैल डिफीट द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ, तो वहां पे मे को क्या मान लेना है? शैल मान लेना है। बोलो आया? अरे आया क्या? यहां पे आके बेटा मेरी तरफ से फिनिश होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड मे। अब आखिरी पॉइंट आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड शैल। कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड शैल। सर शैल का क्या होता है? मैंडेटरी फोर्स होता है। द वर्ड शैल इज गिवन अ मैंडेटरी फोर्स। मैंडेटरी है, अगर किसी प्रोविजन में शैल लिखा है तो आपको कंप्लाई करना ही करना है। लेकिन अब कुछ केसेस में शैल को क्या मान लेते हैं? मे मान लेते हैं। इन फॉलोइंग केसेस वर्ड शैल विल बी गिवन डायरेक्टिव फोर्स, दैट इज shall will be treated as may, shall will be treated as may। इन केसेस में shall को बेटा क्या मान लिया जाएगा? may मान लिया जाएगा। कहां कहां बेटा? एक तो जहां shall गवर्नमेंट के अगेंस्ट यूज हुआ है, आप गवर्नमेंट को shall बोल भी दोगे कि तेरे को मैंडेटरीली ये करना है और वो नहीं भी करेगी तो तुम उसका क्या उखाड़ लोगे? तुम लेट आओगे,
तो मैं तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूं। मैं लेट आऊंगा तो तुम क्या कर लोगे? फैक्ट है, सब फैक्ट है नहीं है? बताओ। हालांकि हम कोशिश करते हैं हम लेटना है, बट आ भी जाएंगे तो आप क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? ज्यादा ज्यादा मन में बोल लोगे 4 बातें। चलो कल मैं लेट आऊंगा फिर, ठीक है? चलो, बोले हम तो खुश होंगे आप लेट आओगे। चलो, तो देखो सुनो, समझो ना, आज एक हायर अथॉरिटी के अगेंस्ट शेल यूज कर भी लिया तो क्या उगाड़ लोगे? वो कोई चीज नहीं भी करेगी तो आप कुछ बिगाड़ सकते हो क्या उसका? नहीं। तो उन्होंने बोला वेयर इट हैज बीन यूज्ड अगेंस्ट गवर्नमेंट। और दूसरा जनरल पॉइंट, लॉ मेकर के इंटेंशन को देख के लग रहा है कि मेरे को शेल मानना है, मान लो। वेयर इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर सो रिक्वायर्स। बोलो आया? यहां पर आकर मेरी तरफ से खत्म होता है रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। कौन सा रूल खत्म होता है? रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। अब हमारे 2 लैटिन रूल पढ़े, एक तो कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो और एक नॉस्कीटर असोसिस। बोलो आया? बताओ पहले कौन सा पढ़ाएं? नॉस्कीटर असोसिस पढ़ाएं पहले? आ जाओ। नॉस, कई लोग पता नहीं इसको क्या क्या बोलते हैं, नॉसीटर और पता नहीं क्या क्या। नॉस्कीटर असोसिस, नॉस्कीटर असोसिस। अब ये रूल क्या बोलता है? ये रूल बोलता है कि एक दूसरे के रंग में रंग जाना है, साथ साथ चलना है, एक दूसरे का साथ निभाना है। यही बोलता है ये रूल। इस रूल का मतलब ही यही है, टू टेक कलर फ्रॉम ईच अदर। टू टेक कलर फ्रॉम, टेक कलर फ्रॉम ईच अदर का हिंदी में इंटरप्रिटेशन क्या है? एक दूसरे के रंग में रंग जाना है। बोले खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, यही रूल है। अच्छा चलो, बेस्ट एग्जांपल इस रूल का, इससे कोई बेस्ट एग्जांपल ही नहीं दे सकता। मेरे को हैंड रेस करके बताना इस वर्ड का क्या मतलब होता है। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड प्लांट? कौन बोला ये पौधा? कौन पौधा, कौन बोला? ऐसा चाटा पड़ेगा ना, मतलब लॉ की क्लास में बैठ के प्लांट का मतलब पौधा बोल रहा है। क्या मतलब होता है बेटा प्लांट का? क्या मतलब होता है? मशीन। प्लांट का मतलब मशीन होता है, नहीं होता? अरे बोलो यार। अरे होता है ना। अब सर, प्लांट का मतलब तो पौधा भी होता है, गलत थोड़ी बोला आपने। और प्लांट का मतलब तो मशीन भी होता है। अब बताओ प्लांट का क्या मतलब है? प्लांट एंड ट्रीज। अब बोलो। और अब बताओ प्लांट का क्या मतलब है? मशीन है। नॉस्कीटर असोसिएट से बोलता है जब 2 वर्ड साथ में यूज हुए, प्लांट एंड ट्रीज, प्लांट एंड मशीनरी साथ में यूज हुए, 2 या 3, ज्यादा भी हो सकते हैं। बोले जब 2 या 3 वर्ड साथ में यूज हुए, दे शुड टेक कलर फ्रॉम ईच अदर। वो एक दूसरे के रंग में रंग जाएंगे एंड दे शुड बी गिवन सिमिलर मीनिंग। अगर ट्री का मतलब पेड़ है तो प्लांट का मतलब पौधा ही होगा। अब प्लांट का मतलब मशीन नहीं हो सकता। या प्लांट एंड मशीनरी में मशीन अगर एक डिवाइस है तो प्लांट भी एक डिवाइस है। अब प्लांट का मतलब पौधा नहीं हो सकता। ये बोलता है जब 2 एनालॉगस वर्ड्स, एनालॉगस मतलब सिमिलर वर्ड्स, साथ में यूज हुए। अगर 2 एनालॉगस वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स साथ में यूज हुए तो दे शुड टेक कलर फ्रॉम ईच अदर, दे शुड बी इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू ईच अदर। मतलब एक का मतलब दूसरे का और दूसरे का मतलब पहले वाले का मतलब ध्यान में रख के इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। नॉस्कीटर असोसिएट क्या बोलता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ एसोसिएटेड वर्ड्स। इस रूल का एक इंग्लिश में भी नाम है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एसोसिएटेड वर्ड्स। एसोसिएटेड वर्ड्स यानी जो वर्ड्स साथ में यूज हुए। इन्होंने बोला कि अगर कोई वर्ड साथ में यूज हुए, अगर कोई वर्ड साथ में यूज हुए तो those words should take color from each other and they should be given only similar meaning. Those words cannot be given a different meaning. बोलिए आया? इतना सा रूल है, खत्म हो गया। मैंने क्या कहा? 2 बचे हुए रूल एकदम छोटे छोटे हैं। नॉस्कीटर असोसिएट क्या बोलता है? अगर 2 या 2 से ज्यादा वर्ड साथ में यूज हुए, अगर 2 या 2 से ज्यादा वर्ड साथ में यूज हुए तो दे शुड टेक कलर फ्रॉम ईच अदर। उनको एक दूसरे के रंग में रंग जाना है एंड दे शुड बी गिवन similar meaning, they should be given same meaning, they should take color from each other. बोलो आया क्या? yes, sir. अरे आया क्या? yes, उनको एक दूसरे के रंग में रंगना है,
उनको सिमिलर मीनिंग देना है, उनको सेम मीनिंग देना है, उनको एक ही मीनिंग देना है, उनको एक सा मीनिंग देना है, उनको साथ में लेके चलना है। बोलो आया क्या? नहीं आया? आ गया। अच्छा, एक एक्चुअल एग्जांपल देता हूं। जीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है जीएसटी लगेगा 28% कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूमरी पे, ऐसा जीएसटी लॉ में लिखा हुआ है। जीएसटी लगेगा 28% कॉस्मेटिक्स और परफ्यूमरी में। मुझे बताइए कॉस्मेटिक्स के एग्जांपल। काजल, काजल आईज में लगता है। बिंदी कॉस्मेटिक होती है? तो मत बोल बेटा, तू ठीक नहीं है अभी। चलो, कॉस्मेटिक का एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, आप मत बोलो। जितने एग्जांपल मुझे पता है मैं दे दूंगा। एक तो काजल आईज में लगता है, आईलाइनर वो भी आईज में लगता है, आई शेडो वो भी आईज में लगती है, और फाउंडेशन वो फेस पे लगता है। एक चमचम करके कुछ आता है, मुझे पता नहीं क्या है, क्या? हाइलाइटर वो भी फेस पे लगता है। बस मुझे इतनी पता है, एटसेट्रा। लेकिन सभी कॉस्मेटिक्स में एक बात कॉमन है, दे आर ऑल बॉडी प्रोडक्ट्स। दे आर ऑल, इवन अ हेयर स्प्रे और अ जेल इज अ कॉस्मेटिक, बट दैट इज ऑल्सो अ बॉडी प्रोडक्ट। तो जब कॉस्मेटिक एक बॉडी प्रोडक्ट है तो हम सिमिलर मीनिंग देंगे, और परफ्यूमरी में भी सिर्फ बॉडी प्रोडक्ट्स ही लेंगे। मतलब आज देखो, होने को तो परफ्यूम में कार परफ्यूम भी आता है, होने को तो परफ्यूम में रूम फ्रेशनर भी आता है, होने को तो परफ्यूम में कूलर परफ्यूम भी आता है, होने को तो बहुत सारे परफ्यूम्स आते हैं। लेकिन हम इसमें बेसिकली या तो लेंगे डिओड्रेंट्स विच आर बॉडी प्रोडक्ट्स, या हम लेंगे इत्र, वो भी एक बॉडी प्रोडक्ट है, या फिर नॉर्मल एक बॉडी परफ्यूम। ये सब परफ्यूमरी में आ जाएंगे, लेकिन ये सारे नहीं आएंगे, बिकॉज वर्ड शुड टेक कलर फ्रॉम ईच अदर एंड दे शुड बी गिवन सिमिलर मीनिंग. So when I am saying GST is 28% on cosmetics and perfumery, so cosmetic तो ठीक है, we understand. Perfumery में variety of perfumeries आती हैं. So here we can include only body perfumes which are deodorants, इत्र and body perfume. और भी कुछ होता हो तो मुझे पता नहीं है, मैं तो एग्जाम्पल दिया. और कोई होते हैं क्या बॉडी परफ्यूम्स इन तीन के अलावा? हाँ, मिस्ट, स्प्रे, वो तो सब इसमें आई गया डिओड्रेंट्स. डन है क्या? बताओ, क्लियर है क्या? अरे बोलो आया नहीं आया? कॉन्सेप्ट समझे क्या समझता रहा हूं? इजी सा रूल है. बोले अगर दो वर्ड एनालॉगस है, साथ में यूज हुए हैं, एक दूसरे से एसोसिएटेड है, लाइक कॉस्मेटिक एंड परफ्यूमरी एसोसिएटेड है, तो दे शुड टेक कलर फ्रॉम ईच अदर, दे शुड बी गिवन सिमिलर मीनिंग, दे शुड बी गिवन अ मीनिंग विच मैचेस द मीनिंग ऑफ द अदर वर्ड. बोलिए आया? ये रूल है. बोलो इजी सा रूल है. आया नहीं आया? एक ये कॉस्मेटिक परफ्यूमरी वाला एग्जांपल लिखा है, मार्क्स आ गए, बात खत्म हो गई. डन है? पढ़ लो. रूल ऑफ नॉस्कीटर एसोसिस, कंस्ट्रक्शन ऑफ एसोसिएटेड वर्ड्स के नाम से भी पेपर में पूछ सकता है, ये नहीं कि गड़बड़ कराओ. एसेंस ऑफ रूल क्या है? द मीनिंग ऑफ द वर्ड शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम इट्स एसोसिएटेड वर्ड्स. मतलब एक वर्ड का मीनिंग उससे जो जुड़े हुए वर्ड्स है उनसे डिराइव करना है. द वर्ड्स इन अ स्टैट्यूट आर construed interpreted in accordance to the words. देखो लैंग्वेज बना, द वर्ड्स इन अ स्टैट्यूट आर कंस्ट्रूड यानी इंटरप्रेटेड इन अकॉर्डेंस टू द वर्ड्स जो उससे जुड़े हुए हैं, इन अकॉर्डेंस टू द वर्ड्स फाउंड इन इमीडिएट कनेक्शन विद दैट. बोलो आया क्या? If two or more words capable of analogous या similar meaning are coupled oblique grouped together, they should take color from each other. Clear है क्या? और ये क्या एग्जाम्पल आ गया? While interpreting the words cosmetics, perfumery and toilet goods. टॉयलेट गुड हो गए, सोप, ये आपके मॉइस्चराइजर, ये सब.
वो सब भी बॉडी प्रोडक्ट्स होते हैं, शैम्पू। द वर्ड परफ्यूमरी विल बी इंटरप्रेटेड in reference to cosmetics and toilet goods and it cannot include articles like car perfume, room freshener etc. बोलो आया क्या? अरे आया क्या? कोई डाउट हो तो पूछ लो। पक्का? और ये सब एक्चुअल एग्जांपल है, कोई मेडअप एग्जांपल, एक सिंगल मेडअप एग्जांपल नहीं है अपार्ट फ्रॉम दिस वन। ठीक है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। बोलो आया क्या? अरे आया क्या? ठीक है, अब आखिरी रूल आता है। आखिरी रूल आता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाए। रीत, प्रथा, कस्टम, इफेक्ट ऑफ कस्टम यूसेज। बोले जो सालों से हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो, जैसा हो रहा है होता रहेगा, होता रहेगा और होता ही रहेगा। बोले बचपन से हमारे परिवार में एक प्रथा है कि हम अपना वचन निभाएंगे, मर भी जाएंगे तो भी अपना वचन निभाएंगे। मैं नहीं बोल रहा, ये श्री रामचंद्र जी ने बोला था। ठीक है, तो आज भैया ये रूल भी कुछ ऐसा ही बोलता है। बोले एक पुराना लॉ है, ये रूल नए लॉ पे लगता ही नहीं। बोले एक पुराना लॉ है, जैसे मान लो इनकम टैक्स एक्ट, वो 1961 में बना। जब बना उसका एक इंटरप्रिटेशन हो गया, तो बोले जो इंटरप्रिटेशन किसी लॉ का पास्ट में हो गया और सालों से चला आ रहा है, वही आगे भी चलता रहेगा और चलता रहेगा और चलता ही रहेगा। बोले वो तो प्रथा बन गई, वो तो कस्टम बन गया, वो तो रीत बन गई। बोले आज इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना, तब बहुत सारे विद्वानों ने बैठ के, होशियार लोगों ने बैठ के, बहुत सारे, ये घबरा गए, बोले विद्वान क्या होते हैं? तू है नहीं ना बेटा इसलिए समझ नहीं पाया। तो बहुत सारे विद्वानों ने बैठ के, होशियार लोगों ने बैठ के लॉ का इंटरप्रिटेशन 1961 में कर दिया। और मैं कहता हूं सालों से वही इंटरप्रिटेशन चला आ रहा है, तो आज क्यों बदलना? सालों से जो होता आ रहा है होने दो, जो चलता जा रहा है चलने दो। जो लॉ का इंटरप्रिटेशन पास्ट में हुआ था वही प्रेजेंट में भी होगा और वही फ्यूचर में भी होगा। यही बोलता है कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो। समझाऊं कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो? मार्कर चल जाएगा तो समझा दूंगा। कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो। एक्स माने पास्ट, सबको पता है, सभी को पता है। एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, बाकी आप समझदार हो। एक्स माने पास्ट, पोजीशन माने पोजीशन। बोले जो पोजीशन पास्ट में थी, जो पोजीशन पास्ट में थी, कॉन्टेम्पोरेनिया यानी प्रेजेंट, वही पोजीशन प्रेजेंट में भी ली जाएगी। सिंपल सा रूल है, जो पास्ट में था वो प्रेजेंट में। जो लॉ का इंटरप्रिटेशन पास्ट में हो गया, जो सालों से चला आ रहा है, वही प्रेजेंट में भी चलेगा और वही फ्यूचर में भी चलेगा। बोले पास्ट में जो टैक्स डिपार्टमेंट था, जो स्कॉलर्स थे, जो कोर्ट्स थी, उन्होंने जो लॉ का इंटरप्रिटेशन कर दिया, वही इंटरप्रिटेशन प्रेजेंट में भी कोर्ट्स को और पब्लिक को फॉलो करना है और फ्यूचर में भी फॉलो करना है। ये बोलता है कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। बोले लॉ को इंटरप्रेट करने का बेस्ट तरीका क्या है? कस्टम, प्रथाएं, रीत रिवाज, जो सालों से हो रहा है चलने दो। क्या बोलता है? कस्टम इज द ऑप्टिमा लेग्यूम इंटरप्रेस एस्ट कॉन्स्टिट्यूट, लैटिन में मैक्सिम है, विच सेज कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। क्या? ऑप्टिमा लेग्यूम इंटरप्रेस एस्ट कॉन्स्टिट्यूट, ऑप्टिमा लेग्यूम इंटरप्रेस एस्ट कॉन्स्टिट्यूट, विच स्टेट्स कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। लॉ को इंटरप्रेट करने का बेस्ट तरीका कस्टम है। जो इंटरप्रिटेशन पास्ट में हुआ वो आज भी होगा, कल भी होगा और आने वाले कल भी होगा। बोलो आया क्या? yes, नहीं आया ना समझ में? इजी सा है,
इजी सा है, बोला तो था मैंने, ये एंड वाले दोनों एकदम इजी है, नॉस्कीटर और ये नहीं आए क्या, 5-5 मिनट में तो खत्म हो जाते ही है, शर्म भी नहीं आती इनको। बोलो क्लियर है। लेकिन उन्होंने बोला जो इंटरप्रिटेशन पास से चला आ रहा है, सालों से चला आ रहा है, अगर प्रेजेंट में किसी कोर्ट को रियलाइज होता है कि वो गलत है, तो फिर कोर्ट उस इंटरप्रिटेशन को चेंज भी कर सकती है, जो एग्जैक्टली हैपन हुआ। अगेन एग्जांपल इन द रेफरेंस केस ऑफ सीआईटी वर्सेस मंजुला शाह। सीआईटी वर्सेस मंजुला शाह का जो केस आया वो 2012 में आया था बेटा, 2012 में, 2012 गूगल करना कभी। दो बॉम्बे हाईकोर्ट की रूलिंग थी। 2012 से पहले प्रीवियस ओनर के केस में भी यही चलता था। 1961 से लेकर 2012 तक ये चला है, कितने साल हो गए, यही चला है कि अपन क्या लेते थे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ असेसी लेते थे। फिर 2012 में मुंबई हाई कोर्ट ने बोला ये सरासर गलत है, ये जो सालों से आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो बिल्कुल गलत है, और फिर उन्होंने नया इंटरप्रिटेशन क्रिएट किया। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, यू हैव टू रियलाइज वन थिंग, कि आज वैसे तो जो इंटरप्रिटेशन पास्ट में हो गया वही प्रेजेंट में होगा। कस्टम इज द बेस्ट वे टू इंटरप्रेट द लॉ, बट अगर किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल को लगता है कि जो कस्टम्स के थ्रू लॉ का इंटरप्रिटेशन हुआ वो गलत है, तो उस मीनिंग को चेंज भी किया जा सकता है। बोलो आया क्या? आया नहीं आया? बोल दो यार, सच बताओ आया क्या? पक्का रीड कराऊं? बताओ। आओ। इफेक्ट ऑफ कस्टम या यूसेज। दिस रूल कंसिस्ट ऑफ 2 लैटिन मैक्सिम, एक तो कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो और एक ऑप्टिमा लेगियम इंटरप्रेस एस कॉन्स्टिट्यूट। इट मीन्स custom is the best interpreter of law, contemporanea ex positio. It means that if the language of statute is ambiguous, मान लो आपको statute में कोई क्या लग रही है, ambiguity, the court shall pay due regard. due regard pay करेगी मतलब consider करेगी, क्या consider करेगी? to the interpretation जो act का हुआ है, language of the act has received over a long period of time. The interpretation accepted and acted upon over a long period of time should not be altered. बोले जो इंटरप्रिटेशन लंबे समय से चला आ रहा है उस इंटरप्रिटेशन को ऑल्टर या चेंज नहीं करना। बोलो आया क्या? बोलो आया क्या? बस इतना ही है ये। यहाँ पे आके हमारा खत्म होता है रूल ऑफ कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशन। बोलो क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? यहाँ पे आके हमारे सारे रूल, जो लॉ चैप्टर खत्म नहीं हुआ सर, अभी चैप्टर में है काफी चीजें, अभी जितना पार्ट मेरे को शीट से पढ़ाना होता है अपार्ट फ्रॉम वन टॉपिक वो खत्म हो गया। लॉ को इंटरप्रेट करने का बेस्ट तरीका क्या है? लॉ को इंटरप्रेट करने का बेस्ट तरीका है कस्टम्स। ये इस रूल का जिस्ट है। बोलिए आया क्या? ऑप्टिमा लेगियम इंटरप्रेस एस कॉन्स्टिट्यूट एंड कॉन्टेम्पोरेनिया एक्स पोजिशियो। बोलिए आया? उट रेस मेजेस वैलिएट क्वेम पेरियड, और एक ये ऑप्टिमा लेगियम इंटरप्रेस एस कॉन्स्टिट्यूट, ये 2 ही लैटिन मैक्सिम्स हैं जो मैंने आपको पढ़ाई हैं। मॉड्यूल में देखोगे तो और भी 2-3 हैं, तो जो पढ़ाई है उनको चुपचाप पढ़ लेना, छोड़ने की मत सोचना कि हमसे लर्न नहीं हो रही और हम नहीं करेंगे। मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके चैप्टर नोट्स में लिखाया हुआ है, एंड आई एम होपिंग कि यू विल बी एबल टू कवर दिस चैप्टर। Today is 29. You have till 1st, or maybe you can take till 2nd, and kindly finish this chapter in your notes. I am not asking you to complete the entire chapter today. If you want, you can do that. But you are expected to complete the notes of this chapter in your notebook by 2nd. So I am giving you 29, 30, 1 and 2. I am giving you 4 days. So this sheet contains round about 12 pages, I think, 12 to 13 pages. 15 है, बट वो एंड वाले पेजेस में इतना है नहीं। सो 12 पेजेस आपको मैंने अभी पढ़ाए हैं सिर्फ, तो आपको 12 ही लिखने हैं। मैंने तो अभी 12 ही पढ़ाए हैं। सो ऑन एन एवरेज यू आर सपोज टू राइट ओनली 3 पेजेस ऑन डेली बेसिस। 3 पेजेस वो टेक समवेयर अराउंड 15 to 20 मिनट्स। सो यू आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट दिस, एंड देन आप जब लिखेंगे द एंटायर चैप्टर विल बी रिवाइज्ड, एंड देन यू कैन कम टुमारो एंड आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरीज दैट यू मे हैव। बोलिए क्लियर है? कंक्लूड करें।
अब आइए बेटा, अपनी बुक निकाल लीजिए, लॉ की बुक निकाल लीजिए अब। ठीक है बेटा, अब लॉ की बुक में बेटा सीधे एक टॉपिक निकाल लीजिए, इंटरनल एड्स फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इंटरनल एड्स फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जल्दी से निकाल लीजिए। इंटरनल ऑब्लिक इंट्रिंसिक एड्स। अब ये पार्ट इस चैप्टर का बोरिंग पार्ट है, ये पार्ट इस चैप्टर का बोरिंग पार्ट है, इसमें आई कैन नॉट हेल्प यू। ये एक पार्ट है जो आपको पढ़ना पड़ेगा और मुझे तो पढ़ाना ही है। क्या इंटरनल ऑब्लिक इंट्रिंसिक एड्स, 15-20 मिनट शांति से पढ़ लो। मेरे को 2 टॉपिक इसमें पढ़ाने में उतना ही टारगेट लेके आया हूं। कल ये चैप्टर फिनिश कर दूंगा, कल ये चैप्टर फिनिश कर दूंगा एंड यू विल बी फिनिश विद योर लॉ का सिलेबस टुमारो। इस चैप्टर में क्वेश्चन में कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इवन तो हम कर लेंगे, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। आपसे जो रूल पूछेगा यू हैव टू एक्सप्लेन, ठीक है। देन आई वुड नीड 1 संडे फ्रॉम योर साइड टू कंप्लीट सम पेंडिंग टॉपिक्स ऑफ आईसी। आई विल रिक्वेस्ट यू टू रिवाइज एजेंसी so that I can complete those topics. I am thinking I'll take class next week itself to complete those topics. बाकी अपना finished है. I will be concluding law tomorrow. I am not going to take law beyond tomorrow, as I had stated earlier. Clear है? And मैंने हर चीज आराम से पढ़ाई है, अच्छे से समझाई है। 4 महीने आपको चाहिए, आराम से लॉ पे मेहनत कीजिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में भी आई एम होपिंग 5-10 दिन तो आपको मिलेंगे। अभी वैसे तो डेट 4-5 तारीख की है पेपर की, बट एग्जैक्ट डेट्स अभी आई नहीं है। आई एम होपिंग 10 या 12 से पेपर हो, आई एम होपिंग दैट। सो यू विल हैव 4.5 months। सर सीएमए सिलेबस बहुत है, एवरी स्टूडेंट इज इन द सेम पोजीशन एज यू आर इन। एंड में जीतेगा वही जो कमिटेड होके पढ़ाई कर लेगा और घबराएगा नहीं। ये सोचने से कि हमको लॉ नहीं लर्न हो रही, ऑडिट नहीं लर्न हो रही, ईआईएस नहीं लर्न हो रही, सोचने से तो नहीं होगा। या ईएफएफ पता नहीं अभी आपकी स्टार्ट हुई नहीं हुई, होगी अभी। ये सब थ्योरीज है, यू विल हैव टू लर्न थ्योरीज। आपकी ड्यूटी है ये थ्योरी लर्न करने की, आपकी जिम्मेदारी है थ्योरी लर्न करने की। लर्न करनी पड़ेगी, लर्न करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर मेहनत करोगे और हिम्मत रखोगे, 100 नंबर के पेपर में 80-90 नंबर का पेपर भी अपन तरीके से कराते हैं, 60 नंबर आ जाते हैं और अपना पहला टारगेट 60 लाना है और उसके ऊपर बिल्डअप करनी है मेरिट। स्टे मोटिवेटेड, स्टे कमिटेड एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड यू विल डेफिनेटली पास योर एग्जाम्स। दैट शुड बी योर मोटो। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब बेटा जब हम लॉ का इंटरप्रिटेशन करते हैं, जब हम क्या करते हैं, लॉ का इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो कुछ चीजें लॉ का पार्ट होती हैं, लॉ का पार्ट है, लॉ में लिखी हुई है और लॉ के इंटरप्रिटेशन में हेल्प करती हैं। उन्हें बोलते हैं इंटरनल या इंट्रिंसिक एड्स। एड्स का क्या मतलब है? हेल्प। एड्स का क्या मतलब है? हेल्प। एड का मतलब ही किसी की हेल्प करना होता है। आई एम एडिंग समबडी, मतलब आई एम हेल्पिंग समबडी। तो सर कुछ मैटर्स इंटरनल टू द लॉ होते हैं और जो लॉ के इंटरप्रिटेशन में हेल्प करते हैं, उन्हीं को बोला जाता है। क्या बोल रहे हो बेटा? अच्छा,